तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सवाल नंबर 14 तक का सॉल्यूशन कर लिया था, हम लोग समझ लिए थे। आज हम इस वीडियो में 15 नंबर से शुरू करेंगे और अंतिम तक इसको देखेंगे। तो आते हैं सवाल नंबर 15 पे। इस सवाल में हमारे पास है दो बल्ब दिया हुआ, बल्ब 1 और बल्ब 2। बल्ब 1 जो है 100 वाट का है और 220 वोल्ट रेटिंग है, यानी 220 वोल्ट सप्लाई पर जलेगा। और बल्ब 2 60 वाट रेटिंग का और ये भी 220 वोल्ट सप्लाई से जलेगा। इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया है, यानी हमारे पास जो ये 220 वोल्ट सप्लाई है, इससे दोनों बल्ब को, बल्ब 1 हो गया ये और ये बल्ब 2 हो गया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के इस सप्लाई के साथ जोड़ा गया, पैरेलल कनेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घरों में आपकी जितनी भी वायरिंग होती है वो सभी पैरेलल कनेक्शन ही चलते हैं। आप जितने बल्ब, ट्यूब, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जो भी चलाते हैं, सभी आपका ये 220 वोल्ट सप्लाई के पैरेलल में रहती है। और पैरेलल में रहने पर आप देखते हो कि जैसे आप 100 वाट के 5 बल्ब अगर एक रूम में जलाते हैं तो टोटल आपको 500 वाट का एनर्जी मिलता है। यानी जितने भी बल्ब जला दे या जितनी भी चीजें जला दे, मान लिया कि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं और एक 50 वाट का जो है छोटा पंखा चलाते हैं, तो टोटल बिजली आप खपत कर रहे हैं 150 वाट। तो वही चीज यहाँ है, जब ये 100 वाट का बल्ब है और ये 60 वाट का बल्ब है, इन दोनों को जब हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास पावर जो होगा, टोटल पावर आ जाएगा 100 प्लस 60, यानी कि 160 वाट हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन हो गया। ये हमारा पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई पर हम लोग चला रहे हैं और टोटल एनर्जी हम लोग 160 वाट ले रहे हैं। और इस स्थिति में, इस सर्किट में जो करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से जो एनर्जी निकल रहा है यहाँ दोनों तरफ जा रहा है और फिर इधर दोनों तरफ से मिलके वापस आके इसमें घुस रहा है। तो ये करंट ही टोटल करंट है, ये टोटल करंट निकालना है। तो हमारे पास P है और V है। P और V से करंट का रिलेशन जो है उसे हम लोग निकालते हैं। हमारे पास जो है उसको पहले नोट कर लेते हैं। हमारे पास आया है P इक्वल टू 160 वाट और V इक्वल टू है 220 वोल्ट। ये दोनों चीजें दी हुई है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V इंटू I, तो I इक्वल टू हो गया P बटा V। P है 160 और V है 220। 1 कट गया, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.73 एम्पियर के आसपास ये आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरीका से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। निश्चित है कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास है कि हमारे पास एक टीवी है जो 250 वाट का है, उसको 1 घंटे तक चलाते हैं। और एक टोस्टर है जो 1200 वाट का है, उसको 10 मिनट तक चलाते हैं। तो कह रहा है इन दोनों में से एनर्जी कंजम्पशन कौन ज्यादा लेगा। तो पहला केस में देखते हैं कि पावर जो है टीवी का, पावर ऑफ टीवी इक्वल टू है 250 वाट। वाट स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट। और टाइम जो दिया हुआ T इक्वल टू है 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया, आवर आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा ऐसा यूनिट में हो गया। अब जो है हमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी कंजम्पशन निकलता है। एनर्जी इक्वल टू होता है P गुने T। पावर को टाइम से जब गुना करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन निकलता है। तो ये आ गया हमारा 250 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 25 छक्का 150 का 1 0, 15 छक्का 90 और बच गया 1 2 3 0, 1 2 3, यानी ये हो गया 9 लाख जूल हमारे पास ये एनर्जी कंजप्शन है टीवी का। 1 घंटे में हमारा टीवी 9 लाख जूल खा रहा है।
अब हम टोस्टर का एनर्जी निकालते हैं कि वो कितना कंज्यूम करेगा। तो टोस्टर का पावर जो है, पी टोस्टर आपका है 1200 वाट, ऐसा यूनिट में है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और टाइम जो है ये है 10 मिनट। 10 मिनट को ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 10 गुने 60 सेकंड हो गया, ये हमारा ऐसा यूनिट में आ गया। अब एनर्जी ऑफ टोस्टर निकालेंगे तो वही फॉर्मूला P गुने T लगाएंगे। तो पावर है हमारे पास 1200 और ये हो गया 10 गुने 60, तो ये हो गया 12×6 = 72 और 1 2 और 2 4 शून्य अलग से इसके साथ। तो ये हो गया 7,20,000 एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। तो ये है 7,20,000 जूल और ये आया था हमारा 9 लाख जूल। तो निश्चित है कि टीवी हमारा एनर्जी ज्यादा ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टीवी एनर्जी ज्यादा लेगा और टोस्टर उतने टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये आपका 16 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब अगले पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 8 ओम है और वो 15 एम्पियर करंट लेता है ऑन होने पर। इसको चलाया जाता है 2 घंटे तक। रेजिस्टेंस ओम में है, करंट एम्पियर में है, ठीक है। टाइम जो है आवर में है, तो आवर ऐसा यूनिट नहीं है, मिनट सेकंड ऐसा यूनिट है, तो इसको सेकंड में चेंज करना होगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप बताइए कि किस रेट से ये एनर्जी लेता है। रेट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोलते हैं। किसी भी चीज का रेट बोले, कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी आपको रेट वर्ड अगर आता है तो रेट वर्ड हमेशा एक प्री डिफाइंड होता है। जैसे कि रेट ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी आ जाता है, रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाता है। सेम टू सेम रेट ऑफ एनर्जी जो है वो पावर कहलाता है। और पावर का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। आर और आई को लेकर जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो होता है I²R। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू है 15, तो 15 गुने 15 और आर का वैल्यू है 8। 15 गुने 15 गुने 8, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा 15 × 15 हो गया 225। 225 को 8 से हम गुना करेंगे तो 25 8 200 और 8 दूनी 16 और 2 18, ये आ गया आपका 1800 पावर है। तो पावर का हो गया वाट। 1800 वाट एनर्जी लेगा, यानी 1800 जूल प्रति सेकंड की रेट से एनर्जी लेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 5 सवाल आपको दिए गए हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले 2 नंबर पे आते हैं, बी पे। ये कह रहा है आपको कि जो भी हीटिंग इक्विपमेंट है, जैसे हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इस तरीका का जो भी चीज है, उसका जो क्वाइल, हीटिंग क्वाइल होता है, वो एलॉय का क्यों बनाया जाता है। के जवाब के लिए आप देखिए कि हमारे पास मेटल है और नॉन मेटल है, 2 तरह की चीजें हैं। जो मटेरियल हमें बनाना है, मेटल का बनाए या नॉन मेटल का बनाए। कह रहा है कि क्वेश्चन ना इसका बनाया जाता ना इसका बनाया जाता है, एलॉय का क्यों बनाया जाता है। तो इसको हमें करंट देके चलाना है। करंट मेटल से पास करता है और नॉन मेटल से पास नहीं करता है। तो नॉन मेटल का तो बना नहीं सकते हैं, रह गया सवाल मेटल का। तो मेटल का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। जैसे ही करंट इसको देते हैं, मान लिया ये आपका प्लस है माइनस है, इसके बीच हम इसको जोड़ेंगे तो दोनों को शॉर्ट कर देगा, तुरंत ही आपका एक तार गल के गिर जाएगा। तो शॉर्ट होने से बचाने के लिए इस वायर जो लगाएंगे हम, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए जो इस करंट को झेल सके। और वही रेजिस्टेंस जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उसको टक्कर मारेगा और जिससे हीट पैदा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहने से ये डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाता है और शॉर्ट कर जा रहा है, करंट हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस हाई इसमें होता है नॉन मेटल में, लेकिन इससे करंट पास ही नहीं करता है। तो हमें एक नया मटेरियल चाहिए जिसमें करंट फ्लो करवाने का गुण इसका है और रोकने का गुण इसका है। तो इन दोनों के बीच मिला जुला के एलॉय बनाते हैं, जिसमें कि नॉन मेटल नहीं मिलाया जाता है, मेटल ही
दो चार तरह का मेटल जिसमें कम कंडक्टिविटी होती है, कुछ एलॉय नन मेटल का भी हिस्सा, इस तरीका से मिला के अलग अलग चीजें मिला के एक नया मटेरियल बनाते हैं जो एलॉय होता है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है मेटल से अधिक और नन मेटल से कम होता है। तो पहला तो ये रेजिस्टिविटी का सवाल हुआ। दूसरी चीज जो है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में हम लगा रहे हैं तो हीट होने पर अगर ये पिघल जाएगा तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। तो मेटल का मेल्टिंग जो है जिस हिसाब से रहता है उससे ज्यादा एलॉय का लेते हैं। ऐसा एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेटल से अधिक रहता है, जिससे वो काफी हीट होने के बाद भी पिघलता नहीं है। उसका जो है खिंचाने की क्षमता जो है, जैसे बल्ब में ही आप देखते हैं कि पूरा हीट हो जाने के बाद, लाल हो जाने के बाद, या हीटर का कॉइल लाल हो जाने के बाद भी उसका कॉइल जो है बना हुआ ही रहता है, वो पिघल के गिर नहीं जाता है। तो ये जो है स्ट्रेंथ जो है वो चीज हमें एलॉय में मिलता है। दूसरी चीज, नन मेटल में अगर मान लिया किसी ढंग से करंट प्रवाहित करते हैं तो हीट होगा तो जल जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा चीज चाहिए जो जले भी नहीं, वाष्पीकृत हो, इवेपोरेट भी नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है एलॉय में होती है और इसी कारण इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब सेम यही आंसर जो है 1 नंबर का भी है कि टंगस्टन हम लोग बल्ब में क्यों यूज करते हैं। तो बल्ब जो है, जैसे आप टोस्टर वगैरह में तो हीटर वगैरह में मोटे तार, बड़े बड़े तार यूज होते हैं, लेकिन बल्ब में एकदम छोटा सा फिलामेंट यूज किया जाता है। तो जिस चीज का हमारा, जैसे हीटर का कॉइल क्रोमियम का बनता है, तो क्रोमियम भी बल्ब में नहीं लगा सकते क्योंकि बल्ब में एकदम पतला फिलामेंट लगेगा। तो उस स्थिति में उतना हीट होने में क्रोमियम भी लोड नहीं देगा और वो भी टूट जाएगा। टंगस्टन इसमें जो होता है वो काफी ज्यादा हीट होने के बाद भी वो मेल्ट नहीं होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है जिससे लाइट उत्पन्न होता है, और इवेपोरेट भी नहीं होता है, यानी वो हवा में भी नहीं उड़ता है। इन सारे कारणों के कारण जो है बल्ब के अंदर टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये दोनों हमारा हो गया। अब आते हैं सी पे। सी में हमारा कहा गया है कि घर में जो है, अभी हम लोगों ने 220 वोल्ट वाले सवाल में भी देखा था, जैसे हमारे पास मान लिया एक बल्ब है, एक टीवी है, एक फ्रिज है। इन सब को अगर हम सीरीज में जोड़ के इसके साथ जोड़ देते हैं इस तरीका से, यानी करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे इसमें घुसेगा फिर निकलेगा, फिर इसमें घुसेगा फिर निकलेगा, फिर इसमें घुसेगा निकलेगा और ऐसे आके चलेगा, ये सारी चीजें चालू हो जाएगी। अब अचानक मान लिया बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से चला, यहाँ आके रुक गया, आगे जाएगा। यानी एक बल्ब फ्यूज होने से आपका सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाए। इसलिए घर में हम सीरीज में नहीं लगा सकते। इसके अलावा और भी चीज देखिए, जैसे मान लिया ये सारी चीजें जल रही है, आपको टीवी नहीं देखना, इसको बंद करना है। जैसे ही इसको बंद कीजिएगा करंट यहीं पर रुक जाएगा, फिर सब बंद हो जाएगा। यानी किसी भी एक चीज को आप बंद नहीं कर सकते। जबकि पैरेलल में जो है, जैसे हमारा अगर ये 220 वोल्ट सप्लाई है, ये बल्ब लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है ऐसे जुटा हुआ है। अब इसको बंद करना है, यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, इसको ऑन ऑफ करते रहिए। हमारा क्या है, वोल्टेज जो है इधर से यहाँ इसको जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से आके इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये चलता रहेगा। यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, इसको भी जब चाहे बंद चालू कर सकते हैं, इसको भी स्विच लगा दीजिए। यानी एक करके आप पर्टिकुलर हर चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये खराब भी हो गया तो बाकी चीजें चलती रहेगी, इसलिए सीरीज में उसको नहीं करेंगे। ये 2 कारण हुए। अब तीसरे कारण पे आते हैं। जैसे हर चीज, आप घर का कोई भी चीज लीजिए, जैसे बल्ब भी है, ये भी 220 वोल्ट पे चलता है, टीवी भी 220 वोल्ट पे चलता है, फ्रिज भी आपका 220 वोल्ट पे चलता है। हर चीज आपका डिजाइन है 220 वोल्ट पे। अब इसको 220 वोल्ट दिए तो यहाँ से गया पहले बल्ब में, ये 220 वोल्ट में से कुछ हिस्सा खा जाएगा। मान लिया 100 वोल्ट भी खाया तो यहाँ से निकलेगा कितना, 110 वोल्ट। 110 टीवी में जा रहा है, टीवी चालू ही नहीं होगा। सभी के क्रॉस हमें 220 वोल्ट चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। यानी इससे इसमें गया ये कुछ वोल्ट खा जाएगा, इसमें गया ये कुछ वोल्ट खा जाएगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है, अगर इसमें और कोई इक्विपमेंट बढ़ा देते हैं तो और भी ज्यादा खाने लगेगा। इस तरीका से सारे के सारे कभी चालू ही नहीं हो गए। अलग अलग बनाना पड़ेगा कि बल्ब हम 50 वोल्ट का लगाते हैं, टीवी 50 वोल्ट का लगाते हैं,
फ्रिज जो है 110 वोल्ट का लगाते हैं तो 210 वोल्ट हुआ चलेगा, लेकिन इसमें मान लिया कोई और चीज जोड़ दिया फिर बढ़ गया, तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है और इस तरीके से हमारा सर्किट रन नहीं करेगा। यानी हर चीज का रेटिंग हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, और वो भी पर्टिकुलर केस के साथ कि आप 3 बॉल के साथ एक टीवी चला सकते हैं या एक फ्रिज लगा दिए तो टीवी नहीं चला सकते, ऐसा ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो कौन इतनी गुलामी करेगा, आजादी से पैरेलल में रहिए। इसके अलावा भी जो है मान लिया ऐसे बल्ब लगाया, फिर एक बल्ब लगाया, टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है, कुछ रेजिस्टेंस ये है। मान लिया आपका 2 माले का मकान है, बहुत सारी चीजें आ गई, सब सीरीज में रहेगा तो ये रेजिस्टेंस काफी हेवी हो जाएगा, आपको कुछ चलेगा ये। तो ये सारे कारण हैं कि घर का अरेंजमेंट हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। अगला सवाल हमारा करता है कि एक वायर है, इसका जो है क्रॉस सेक्शन ये एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वायर का रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा, एरिया घटेगा तो R बढ़ेगा। यानी हम इसका एरिया जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा वायर का कम होने लगेगा। जैसे देखिए कि पहले एरिया इतना था तो इससे इलेक्ट्रॉन इतना दूर से निकल रहा था, अब एरिया इतना बढ़ा तो इस सबसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, सबसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगा यानी जो इलेक्ट्रॉन रोकने का जो ताकत था वो कम हो गया। पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ताकत लगाया हुआ था, अब जो है 100 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा यानी ताकत उसका घट गया। ताकत का मतलब रेजिस्टेंस उसका घट गया, यानी एरिया जितना बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस हमारा घटता जाएगा। अब लास्ट सवाल हमारा है कि हम जो इलेक्ट्रिक वायर हम लोग यूज करता है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम में जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन बहुत अच्छा है, बहुत आराम से इन दोनों में इलेक्ट्रिक यानी करंट फ्लो होता है, इस कारण इन दोनों का यूज किया जाता है। उसमें भी कॉपर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि कॉपर में स्ट्रेंथ भी होता है, यानी एक तार ये कॉपर का एक तार ये एल्युमिनियम का है तो ये मजबूत होगा, ये कमजोर होगा। इसीलिए एल्युमिनियम का जब भी यूज होता है तो एल्युमिनियम का वायर मोटा रहता है, कॉपर का पतला रहता है, उसमें स्ट्रेंथ कम रहता है। तो ज्यादातर हर चीज में कॉपर का वायर ज्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम का कम होता है, लेकिन यही 2 चीजें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में की जाती है। और भी धातुएं हैं जिनमें करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है लेकिन वो काफी महंगी हो जाती है, तो हमें इकोनॉमिकल भी देखना होता है और उन सारी चीजों को ले देके कॉपर और एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, आपको पूरा कोर्स में इसमें करवाऊंगा। मिलते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।